हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो CSIR के रिगार्डिंग। CSIR का एग्ज़ाम सबसे पहले तो कोई भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं MSc की तैयारी कर रहा है या फिर अपन कहें MSc प्रवेश या MSc फाइनल के अंदर स्टडी कर रहा है, या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी MSc हाल ही के अंदर कंप्लीट हुई है, या फिर कहीं ना कहीं उनका टारगेट क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, या किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं। उसके लिए नेट जो एलिजिबिलिटी है वो सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी रहती है। अभी हाल ही के अंदर जो 26 दिसंबर था, उस 26 दिसंबर को CSIR नेट एग्ज़ाम 2023 जो था उसको कंडक्ट करवाया गया था। उसमें एक सबसे बड़ी जो डाउट था वो तो देखो ये है कि उसमें लाइफ साइंस के रिगार्डिंग आज अपन बात कर रहे हैं। लाइफ साइंस के रिगार्डिंग तो लाइफ साइंस में काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे थे। लाइफ साइंस में आपको पता होगा 2 शिफ्ट के अंदर क्या हुए, आपके पेपर कंडक्ट हुए हैं। शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। ठीक है, एक मॉर्निंग में था और एक पेपर आपका इवनिंग में था। ठीक है, दोनों पेपर अलग अलग होने का कारण क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक होना। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर लाइफ साइंस के जो बच्चे हैं उनकी संख्या अधिक है, इसलिए ये पेपर 2 पारी में करवाया जाता है, पारी फर्स्ट और पारी सेकंड। अब सेम पेपर तो नहीं है, पेपर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर अलग है और यहाँ पर पेपर जो था वो अलग था। ठीक है, दोनों में डिफरेंट था। अब कंडीशन ये है कि दोनों पेपरों को मिलाकर रिजल्ट एक साथ आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? एक साथ। अगर रिजल्ट एक साथ लेना है, 2 अलग अलग पेपर हुए हैं, तो उस कंडीशन में दोनों पेपरों को मिलाकर क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ फॉलो होती है? जब स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो, 2 अलग अलग पेपर करवाए जाए या 2 से अधिक पेपर करवाए जाए और सभी का रिजल्ट एक साथ यदि जारी किया जाए तो वहाँ पर प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन करना। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में दोनों के जो मार्क्स है उनका रेशियो निकाला जाता है। दूसरी कंडीशन में अपन कहें कि यहाँ पर देखा जाता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट, कि इसमें कितने कितने कैंडिडेट बैठे हैं, कितने अपीयर हुए हैं, कितने प्रेजेंट हुए हैं। उस आधार पर एक रेशियो तैयार किया जाता है कि इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, या कितने स्टूडेंटों के, जैसे मान लो कि 110 नंबर है, 110 नंबर से ऊपर कितने नंबर कितने स्टूडेंट्स के बन रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को परसेंटाइल जो है वो दी जाती है, जैसे 99.97 ऐसे। तो ये होते क्या है, परसेंटाइल में नॉर्मलाइजेशन जहाँ होता है वहाँ रिजल्ट किस में आता है? परसेंटाइल में आता है। परसेंटाइल किसका रिजल्ट है? नॉर्मलाइजेशन के बाद होने वाली प्रोसेस के दौरान जो रिजल्ट बनता है वो आपके परसेंटाइल में बनता है। तो पहले तो रिजल्ट की प्रोसेस तो ये है कि आपका रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन में होगा, उसके बाद में परसेंटाइल के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अब आज का अपन देखते हैं सबसे पहले कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है तो उसमें स्कोर कार्ड जो है वो आपने जो स्कोर है वो आपका कितना रहा है वो कैसे पता लगेगा? अभी हाल ही के अंदर इन्होंने 6 से लेकर 8 जनवरी 2024 को इन्होंने क्या किया है, एक प्रोविजनल की जो है वो जारी की है। प्रोविजनल आंसर की जारी की है। 2 दिन के लिए इन्होंने ऑब्जेक्शन भी मांगा है। काफ़ी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिनको मैच करना नहीं आया था या उन्होंने डाउनलोड किया हो अपना, एक तो पेपर सीट जो आप एग्ज़ाम दे के आए हो वो पेपर सीट डाउनलोड हो रही है, अब तो बंद हो गई है, डाउनलोड हुई थी। एक इसी के साथ में आपकी जो की है आंसर की, ये भी डाउनलोड हुई थी। यहाँ पर आंसर की में कुछ कोड दे रखे थे, जैसे 110
25 ऐसे कुछ ये कोड हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, और प्रत्येक क्वेश्चन के कोड जो हैं उनके सामने आंसर दिए गए हैं इस प्रकार से। तो आपका जो पेपर था उसमें आपने क्या आंसर किया है, उनको और इसके की को मैच करना है। ये जो कोड है इस कोड को क्या करना है, मैच करना है कि इस कोड में आंसर क्या आएगा। तो ये जो कोड है वो हो सकता है आपके किसी भी क्वेश्चन नंबर का हो सकता है। तो पहले तो ये चेक करना, आपने चेक किया भी होगा आपका क्या स्कोर बना है, उसके रिगार्डिंग भी अपन बात करते हैं। देखिए कितने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हो या नहीं हो। ठीक है, सबसे मेन जो है कितना स्कोर, आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कट ऑफ जो है वो किसके बेसिस पे जाती है। लगभग जो कट ऑफ है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। जो कट ऑफ अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई कैंडिडेट जनरल का है, कोई कैंडिडेट जनरल का है तो उसके मार्क्स कितने रहने चाहिए। अगर आपके स्कोर लगभग 100 से 110 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको नेट या जेआरएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन देखें, ओबीसी का अगर कोई कैंडिडेट है और उसके मार्क्स जो हैं वो 95 से 100 के बीच में बन रहे हैं तो उसको नेट या जेआरएफ आराम से मिल जाता है। एससी का कैंडिडेट हो तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको लगभग 90 से 95 के आसपास में यदि किसी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में है, ज़्यादा भी नहीं तो उसको नेट आराम से मिल जाएगी। एसटी का कैंडिडेट है तो लगभग उसके आपको 80 से 90 के बीच में भी अगर बन रहा है तो उसके भी चांसेस फुल रहते हैं कि नेट या जेआरएफ आराम से उसको मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये स्कोर बन रहा है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और वो अगर इनका स्कोर इसके बीच में बन रहा है देन वो क्या है, सेफ जोन है। ये कंडीशन कैसी है आपकी, सेफ जोन है। दूसरी चीज़ अपन देखें, अगर आप अभी सेफ जोन में हो, ठीक है, अगर आप इस सेफ जोन में हो तो अब आपका अगला टारगेट क्या हो, नेक्स्ट टारगेट। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, तो नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए, आपका टारगेट कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना। ठीक है, आपके स्टेट में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप, राजस्थान, एमपी या अदर कोई भी स्टेट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगला टारगेट आपका क्या रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आपका क्या रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए। और जिस कैंडिडेट को ये लग गया है कि उसका स्कोर इतना बन रहा है, इसका मतलब श्योर वो अब किसकी प्रिपरेशन कर सकता है, वो अब इसकी प्रिपरेशन कर सकता है। वो किसके ऊपर फोकस करे, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट है इसके ऊपर फोकस करना है उसको। ठीक है, नेट की टेंशन है, नेट का रिजल्ट है, उसको साइड में रखें और केवल अब फोकस किसके ऊपर करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, बायोटेक से हो, बायोकेम से हो, माइक्रो बायो से हो, किसी भी ब्रांच से आप हो तो आपका अगला टारगेट क्या होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो। जैसे राजस्थान में तो अपन बात कर ही चुके हैं, जीके थर्ड पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पेपर सब्जेक्ट के बाकी हैं, सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट और सेकंड होने बाकी हैं। तो आपको अगर आपने जीके का पेपर दे चुके हैं तो अब आपको किसके ऊपर फोकस करना है, केवल आपको सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर लेना है। अगर आपके ये स्कोर बन रहे हैं देन सुटेबल सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इसके सब्जेक्ट के अभी तैयारी से लग जाओ, तो सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो। एमपी में अपन बात करें,
एमपी में अगर किसी कैंडिडेट के ये स्कोर बन रहे हैं, सबसे बेस्ट है उनके पास में एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को करना। क्यों करना? क्योंकि अभी उनकी 27-28 जनवरी 2024 को क्या है, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये टाइम है कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने मार्क्स चेक किए हैं और ये मार्क्स बन रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप कैसे भी करके यहाँ से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है अपने को, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर उनके लिए अगला टारगेट क्या हो, ठीक है। ये तो मैंने इसका जवाब तो दे दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना है। और अब जिनकी स्कोर कम है, जिनकी स्कोर कम है वो क्या करें? अब सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस कैंडिडेट की स्कोर इनसे थोड़ा कम रहा है, तो श्योर है कि वो अपने जो टारगेट है वो उसकी कितना है, नज़दीक, वो अपनी टारगेट के क्या है, नज़दीक है। टारगेट के नज़दीक है मतलब उसने लगभग सिलेबस पढ़ा है, सॉल्व भी किए हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। इस बार उनका सिलेक्शन पक्का है, उनका सिलेक्शन क्या होना है, पक्का है। इसलिए वो अपनी जो स्टडी है उसको जारी रखें, क्योंकि हर 6 महीने के अंदर जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इसलिए सबसे पहले वो अपनी नोट्स, थ्योरी, MCQ, साथ साथ में लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर वो ज़रूर सॉल्व करने हैं CSIR के। जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ अपन देखें कि वो खुद को ये ऑब्जर्व करना है कौन सी यूनिट में उनके क्वेश्चंस ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं, तो उस यूनिट को अपना खुद का नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव मार्क्स देखने हैं कि नेगेटिव मार्क्स जो है वो कौन से यूनिट में रहा है। उन यूनिट्स को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। केवल सभी यूनिट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि आपने सभी को पढ़ चुके हो, कंप्लीट कोचिंग, कंप्लीट सेल्फ स्टडी, कंप्लीट आपने प्रोसेस को फॉलो किया है। देन फिर भी आपके कहीं ना कहीं मार्क्स अगर कम पड़ रहे हैं, तो सीधा सा रीज़न है उन सभी यूनिट्स के बजाय आप सिर्फ उन यूनिट्स पे फोकस करो जिनके मार्क्स आपके नेगेटिव रहे हैं, या जिनके कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में पकड़ नहीं पा रहे हो, या फिर उन थ्योरी को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। सबसे बेस्ट है थ्योरी पढ़ो, उसी के साथ में लास्ट ईयर में आए जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। उसी आधार पे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग सकता है कि अगली एग्जाम में आप बेस्ट परफॉर्म दो, ताकि आपका फर्स्ट में ही आपका क्या निकले, JRF निकले। तो ये अभी से टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिनका स्कोर थोड़ा सा भी कम है तो वो यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करें और अभी से इसको स्टार्ट करें, इसी रास्ते से अपने को चलना है। तो ये कंडीशन है। कट ऑफ मैंने लगभग बता दी है आपको, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बता दी है मैंने, और अब किसकी तैयारी करनी है वो प्रोसेस बता दी है। सभी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, और फिर भी आपको लगता है कोई आपके साथ वाले हैं उनको शेयर करना है तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके यूजेबल भी होगी। अगर यूजेबल लगता है तो लास्ट में आप लोग कमेंट या लाइक ज़रूर करके जाएं, ताकि मुझे उस चीज़ का रेस्पॉन्स मिल सके। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।